हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से किन किन सोर्सेस से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीजों को ऐड ऑन किया है। जैसे हमारे पास हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जुडिशरी है। वो सब चीजें हमारे पास कहाँ से आई हैं, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम उन सब चीजों को कहाँ कहाँ से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंट्री वाइज देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज को किया है अडॉप्ट। उसके बाद हम करेंगे एक छोटा सा क्विज, एमसीक्यूज का क्विज, जिसमें हम देखेंगे कि आपको कितनी मेमोराइजेशन पावर मिली है या आपको कितना अंडरस्टैंड किया आपने चीजों को। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि यूएसए हमारे पास है और यूएसए से हमने सबसे पहले अडॉप्ट किया, जैसे कि हमारे पास है प्रियम्बल, जिसे हमने अडॉप्ट किया यूएसए से। तो प्रियम्बल हमें एक ओवरव्यू देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। उसका एक कंसाइज ओवरव्यू हमें मिलता है प्रियम्बल से। यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेलिंग में एक्सप्लेन नहीं करूंगी हर वर्ड को, क्योंकि ये अपने आप में हर एक वर्ड में एक चैप्टर छुपा हुआ है जो आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा छोटा ब्रीफ जरूर दूंगी कि आपने जो भी एलिमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ उनका एक स्मॉल सा ब्रीफ, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि पॉलिटी में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे पास डिफाइन है कि हमारे पास क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हमें मिले हुए हैं, एक नॉर्मल सिटीजन के पास क्या क्या राइट्स हैं। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज कि जुडिशरी के पास खुद के डिसीजन को रिव्यू करने की पावर। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्या फंक्शंस रहेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की जो पावर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट किया गया है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की पावर्स से। उसके बाद है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है, दैट इज ऑल्सो अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। उसके बाद आता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर होता है कि सेंटर और स्टेट के पास पावर्स का शेयर करना, शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन देम। तो वो जो एक गवर्नमेंट के बीच में वो सब चीजें कैसे रहेंगी, वो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो हमारे पास आता है यूएसए से। उसके बाद हम चलते हैं यूके की तरफ, यूनाइटेड किंगडम। वहां से हमने क्या क्या, हमारे पास जो हमारा कैबिनेट का सिस्टम चलता है वो हमने किया है यूके से अडॉप्ट। उसके बाद आता है बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म इज राज्यसभा प्लस लोकसभा वाली चीजें हमने अडॉप्ट की हैं यूके से। फिर हमारे पास आती है सिंगल सिटीजनशिप। हम केवल यही कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम जाकर कहीं ये नहीं बोलते हैं कि हम हरियाणा के नागरिक हैं, हम यूपी के नागरिक हैं। ऐसी जो है वो नहीं आती है। हमारे पास एक इंडिया का जो है आईडी कार्ड रहता है। और अगर आप चलो कि आप अमेरिका में देखो, तो अमेरिका में क्या होता है कि डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत है। डुअल सिटीजनशिप वहां पे रहती है। तो डुअल सिटीजनशिप में आपके पास क्या होता है, आपको एक अडॉप्ट एक लेना पड़ता है स्टेट का। आपके पास एक रहेगा स्टेट का आईडी एंड एक आपको कंट्री का लेना पड़ता है। आपको अभी हमारे पास राइट है, हम किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, है ना। वहां पे आपको एक स्टेट के लिए पर्टिकुलरली अलग से मिलता है और कंट्री के लिए आपको अलग से एक आईडी मिलता है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बताती है, देखिए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बताती है हमें कि वहां पे जो हमारे पीएम है वो हेड रहते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, हमारे सीएम जो है वो हेड रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। और डेमोक्रेसी रहेगी कि जो मेजॉरिटी पार्टी रहेगी ना, जो भी मेजॉरिटी पार्टी रहेगी वो रूल करती है। ठीक है, लोअर हाउस जो हमारा होता है वो डिसोल्यूशन के लिए भी सब्जेक्टेड होता है और एग्जीक्यूटिव पार्ट भी रहता है लेजिस्लेचर का। ये हमारा पूरा एक चैप्टर है पार्लियामेंट वाला, उसमें हम बहुत डिटेलिंग में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रूल ऑफ लॉ। तो ये रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, आर्टिकल 14 में, जो कि हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 में हमें बताया गया है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ये कहता है नो वन इज अबव द लॉ। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है।
इट डजेंट मैटर कि आप कौन से कास्ट से हो, कौन से रिलीजन से हो, कौन सी क्लास से हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर कोई रूल है, कोई लॉ बना हुआ है, नो वन इज अबव दैट, सबसे सुप्रीम हमारे पास रहेगा केवल लॉ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि हमें इलेक्शंस कैसे कराने हैं, राज्यसभा में इलेक्शंस कैसे होंगे। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, कोई बदलाव करना है, कोई अमेंडमेंट बेसिकली करना है, तो उसको कैसे किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। उसके बाद हम आते हैं जापान। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, बहुत कुछ चीजें आगे डिटेलिंग में पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देती हूँ कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि आपके पास जस्ट फॉलो दी प्रोसीजर वाली पावर है। आपने नहीं देखना है कि क्या वो जो आप किसी को कोई जस्टिस देने जा रहे हो, कुछ भी देने जा रहे हो, वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे कि आपको सिर्फ प्रोसीजर को ही फॉलो करना है, प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा ना एक चीज और होती है, फिर मैं आपको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाऊंगी, उसको ध्यान से सुनना। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है, प्रोसीजर को फॉलो करना है, प्लस आपको फेयरनेस को भी टेस्ट करना है, फेयरनेस को भी देखना है। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या डिफरेंस रहता है। देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, वो ये कहता है कि जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब मर्डर की सजा क्या है, या तो भाई उसको मतलब इम्प्रिजनमेंट होगा, लाइफ टाइम सेंटेंस हो सकता है उसको लाइफ टाइम के लिए, या उसको 10-20 साल के लिए सजा हो सकती है कि उसको कैद कर दिया जाए, है ना, कैद की सजा हो सकती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर उसको भाई फांसी भी हो सकती है ना। तो कुछ भी उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। अगर आप प्रोसीजर के साथ चलोगे तो आप इनमें से कोई भी पनिशमेंट दे दोगे। अगर प्रोसीजर के हिसाब से लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है तो उसको चलो मान लिया लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिल गई लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से चलते हो तो आप उसके पीछे इंटेंशन देखोगे। हो सकता है किसी इंसान ने उसका मर्डर जो है वो सेल्फ डिफेंस में किया हो, है ना, सेल्फ डिफेंस में किया हो कि उसका उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा था, उसने तब आकर उस चीज को एक्सेप्ट किया या उस चीज को इंसान को मारा। या फिर हो सकता है किसी मेंटल कंडीशन के चलते, किसी मेंटल प्रॉब्लम से कोई पर्सन जो है जूझ रहा है और उसने उस टाइम पे मर्डर कर दिया हो। मतलब इंटेंशन भी देखा जाएगा फेयरनेस के साथ। तो उस फेयरनेस के साथ हो सकता है कि इस इंसान को 4-5 साल की जो है पनिशमेंट मिल जाए, है ना। तो इंटेंशन देखना बहुत जरूरी होता है। इस हिसाब से हम कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर को तो फॉलो करता ही है, साथ साथ में फेयरनेस भी देखता है कि जो पनिशमेंट या जो चीज हम करने जा रहे हैं वो कितनी फेयर है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाता है। आई होप मैं इस चीज को जस्टिफाई कर पाई होंगी डिफरेंशिएट करने में। चलिए आयरलैंड, आयरलैंड हमें बेसिकली डीपीएसपी की बात करता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट्स के लिए कि उनको कैसे वर्क करना होता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं होते, बट ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कोई भी रूल या कोई भी लॉ बनाते टाइम स्टेट को अपनी निगरानी में रखना पड़ता है। स्टेट को देखना पड़ता है कि कोई भी रूल बना रहे हैं तो हम इन चीजों को इंक्लूड करें। डीपीएसपी का अलग से पूरा एक चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे, ये चीज भी हमने आयरलैंड से की है। और राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट करने की जो वो है वो हमने आयरलैंड से की है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रांस पे। फ्रांस से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की है, सिर्फ एक ही चीज है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत ही ये तीनों वर्ड्स वहां पे आते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत ही लिबर्टी की बात हुई थी, इक्वलिटी की बात हुई थी, उसके बाद से रेवोल्यूशन आया था फ्रांस में।
वहीं से हमने अडॉप्ट किया है। और रिपब्लिक भी हमारे पास आपको देखने को मिलेगा प्रियम्बल में, हमारे प्रियम्बल में ये सभी वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। प्रियम्बल पढ़ेंगे तब डिटेलिंग में पढ़ेंगे इसको। चलिए, कनाडा। कनाडा से हमने ली है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये हमने अडॉप्ट किया है कनाडा से। फिर हम आते हैं क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, क्वाजी फेडरल होती है, फेडरल तो आपको समझ में आया होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का शेयर करना। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को शेयर करना। लेकिन जो क्वाजी फेडरल है ना, उसका मतलब यहां पर ये है कि सेंटर इज लिटिल बिट सुप्रीम। ठीक है, सेंटर को के पास कुछ ऐसे अधिकार है कि सेंटर इज ऑलवेज अबव द स्टेट। सेंटर स्टेट से अबव रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि स्टेट के पास पावर नहीं है, स्टेट के पास अपनी पावर है, लेकिन सेंटर हर पावर में, कुछ पावर्स में हमेशा सुप्रीम ही रहेगा। समझ रहे हो आप? क्वासी फेडरल, दोनों में पावर्स का शेयर होना, लेकिन सेंटर का अबव रहना। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कुछ मैटर्स में जो है पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ एडवाइस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ मैटर्स में पार्लियामेंट एडवाइस ले सकती है, जैसे कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जो भी चीजें लिखी गई हैं, अगर उनको समझने में या उनमें कुछ अमेंडमेंट आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक जुडिशियल बॉडी है जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल के मैटर को, हर चीज को अच्छे से आपको मीनिंगफुली समझा सकती है। तो पार्लियामेंट एडवाइस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हो। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद हमारे पास आती है रेजिड्यूरी पावर्स। तो रेजिड्यूरी पावर्स कौन सी है? देखिए, रेजिड्यूरी पावर्स हमारे पास तीन लिस्ट है बेसिकली, स्टेट, सेंटर और कॉन्क्यूरेंट। तीन लिस्ट में हमारे पास पावर्स का डिवीजन हो रखा है कि स्टेट लिस्ट में ये पावर्स आएंगी जिनकी पावर स्टेट के पास है, जिन लिस्ट पे, जिस सब्जेक्ट्स पे सिर्फ स्टेट ही वर्क करेगा। ये है सेंटर की पावर, जिसमें कि सेंटर, कुछ सब्जेक्ट्स आपको गिवन है उनमें सेंटर ही वर्क करेगा। कुछ है कॉन्करेंट पावर, जिनमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी इनमें से डिसीजन ले सकता है, दोनों मिलके डिसीजन ले सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, जैसे हेल्थ है, हेल्थ पे कौन डिसीजन लेगा, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेड है, इन सब चीजों पे कौन डिसीजन लेगा। ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इनको इन लिस्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब इन तीनों के अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जो इन तीनों में डिफाइन ही नहीं है, तो वो होते हैं हमारे रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो है, रेजिड्यूरी जो पावर्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स को इन तीनों लिस्ट में डिवाइड नहीं किया गया, वो हमारी चली जाती है रेजिड्यूरी, और वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेंट्रल के पास ही रहेंगी। स्टेट का उसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा, सेंटर ही उन लिस्ट पे डिसीजन ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइंट सिटिंग का सिद्धांत हमने लिया। अब ज्वाइंट सिटिंग में होता क्या है कि जैसे कोई भी बिल आपके पास, कोई भी लॉ आपके पास पास होता है, तो आपके पास जैसे कि राज्यसभा है, यहाँ पे आपके पास लोकसभा है, तो वो इंडिविजुअली अपने जो है डिसीजन के साथ बिल को, कोई भी बिल है उसको पास करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है, या फिर इन दोनों का कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास रहता है कि भाई वो एक ज्वाइंट सिटिंग की मीटिंग बुला सकते हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके बैठेंगे। ठीक है, वो ज्वाइंट सिटिंग रहेगी, और वो हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की है। उसके बाद आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जो मैंने आपको अभी बताई कि हमारे पास तीन लिस्ट होती हैं, जिसमें एक ये कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके ही डिसीजन ले सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कैसे व्यापार करना है, ट्रेड कैसे चलेगा कंट्री और स्टेट्स के बीच में, इसका ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। यूएसएसआर, अब फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आम नागरिक की जो ड्यूटीज डिफाइन है ना, वो हमने ली है यूएसएसआर से, जो कि सोवियत यूनियन, जो अनडिवाइडेड रशिया वाला जो रीजन था, इसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। तो हमने इस फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ से लिया है। उसके अलावा हमारे पास है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस की अगर बात करें, देखो सोसाइटी में आपको जस्टिस मिलेगा, कोई कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे, इन सब चीजों के नाम पे भेदभाव नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सी क्लास, कास्ट से आते हो, उसके सामने आप सब लोग बराबर हो।
सोसाइटी में आपको रहने का, जीने का जो मर्जी चाहे, पब्लिक पार्क्स को यूज करने का, पब्लिक पार्क हो गए, पब्लिक वेल हो गए, कोई भी चीज हो गई, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, उनको यूज करने का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी जा सकता है। तो ये हमारे पास है सोशल जस्टिस। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिच पर्सन है उसी को राइट है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स का, कॉलेजेस का या किसी भी चीज का जो है यूज करे। हर किसी के पास राइट है, तो आपको सोशल जस्टिस यहाँ पे मिलता है। ठीक है। इकोनॉमिक की बात करें, आपको जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स का पूरा राइट है। ठीक है। और इक्वल वेजेस, ये नहीं है कि भाई कोई किसी उससे आता है तो उसको कुछ अलग से वेजेस मिलेंगे, किसी को कम वेजेस मिलेंगे। अगर आप एक इक्वल एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो तो यू इक्वल क्वालिटीज आपके पास हैं, तो आप इक्वल वेजेस का अधिकार रखते हो। ठीक है। उसके बाद आता है सॉरी, पॉलिटिकल जस्टिस। ये आपको देता है अधिकार, जैसे कि अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हो, आप एक इलेक्शन में कोई कैंडिडेट हो, या आपको अडल्ट सफरेज का भी, यानी कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप कुछ भी हो, इफ यू आर 18+ यू हैव राइट टू वोट, आपके पास वोट करने का राइट रहेगा। ठीक है। ये जस्टिस वाली चीजें हमें मिलती हैं यूएसएसआर से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, अब अगर इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स को कर देंगे सस्पेंड। ठीक है। अगर इमरजेंसी लगती है तो ये चीज हमने जर्मनी से ली है, इसको याद करने का तरीका यही है कि हिटलर वाली चीज याद रखो भाई, जब जाओ फंडामेंटल राइट्स को हमारे को हटाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने मोस्ट ऑफ द चीजें ली हैं, सबसे ज्यादा चीजें हमने इसी से अडॉप्ट की हैं। तो यहाँ पे फेडरल स्कीम हमने यहाँ से अडॉप्ट की है। उसके अलावा इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, क्या क्या पूरा प्रोसीजर रहता है इमरजेंसी का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क कराना है। गवर्नर का ऑफिस भी हमारा अडॉप्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। पब्लिक सर्विस कमीशन भी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि स्टेट के पास अपनी पावर का होना, स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी होना। और जुडिशरी जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या उससे भी नीचे वाली जो भी चीजें हैं, जुडिशरी को हमने अडॉप्ट किया है यहाँ से। क्योंकि अगर आप देखोगे पुराने इंडिया में जो है जो चीजें थी वो ऐसे नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सब चीजें नहीं होती थी, कोर्ट वगैरह नहीं होते थे। बेसिकली कोई पंचायत टाइप चीजें बैठ के या बहुत सारे लोग बैठ के, पंच बैठ के ही फैसला लेते थे। लेकिन कोर्ट का जो सिद्धांत है वो हमारा यहीं से आया है। अब हमने डिटेलिंग में पढ़ लिया है कि हमने कौन कौन सी चीजें कहाँ से अडॉप्ट की हैं। ठीक है। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है। एमसीक्यूज को करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। ठीक है। अगर आपको लगता है एमसीक्यूज लगाने के बाद कि आपने कहीं पे लैग किया है, तो आप प्लीज वापस से जाके वीडियो को देख लेना और नोट्स बना लेना। अगर आप नोट्स बनाते हो, खुद से लिखते हो, तो एक बार आपको याद करने में जरूर हेल्प हो जाएगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सर्व्ड एज अ मेजर सोर्स फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा सोर्स है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को का मेजर पार्ट हमने इंक्लूड किया है? मैंने आपको अभी इसका आंसर बताया है कि मेजर पार्ट हमने अपना कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हमने अपना मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल को हमने कहां से अडॉप्ट किया है, प्रियम्बल को हमने कहां से लिया है? आंसर इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस से हमने लिया है इसको। उसके बाद आते हैं द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हमने लिया है कौन सी कंट्री से? आयरलैंड से। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया है कौन सी कंट्री से? सो द आंसर इज यूएसए। यूएसए से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे हैं आर्टिकल 12 से लेके 32 तक। चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज, सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया कहां से लिया गया है? क्या यूएसए से लिया है क्या? यूएसए से तो डुअल सिटीजनशिप है यूएसए में, तो फिर कहां से लिया है? तो आंसर इज यूके।
आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया कहां से लिया है? तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। द कंसेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है तो आप हिटलर से इसको याद रख सकते हो। आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? जर्मनी। ठीक है। आइडिया ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोसाइटी में पॉलिटिकली इकोनॉमिकली हमें जस्टिस मिलेगा, इसका आइडिया हमारे पास आया है यूएसएसआर से, जो कि हमारा अनडिवाइडेड रशिया है। The concept of the rule of law in India's constitution is inspired by the principle laid down in the constitution of कौन सी कंट्री है? रूल ऑफ लॉ क्या है कि नो वन इज नो वन इज अबव द लॉ। लॉ से अबव कुछ भी नहीं है। इसका आंसर हमारे पास होगा यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद है द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। ये वाला आइडिया आपको लिबर्टी से समझ में आ रहा होगा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की थी बात। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की थी तो आपको याद होगा कि ये कौन सी कंट्री है? हमारे पास आंसर है फ्रांस। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।